Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss the third state of matter, that is solid. Solids जैसा कि आप जानते होंगे कि गैसेस और लिक्विड से डिफरेंट होते हैं. सॉलिड्स के अंदर हमें जो प्रॉपर्टीज नजर आती हैं वो डेफिनेटली उनकी फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि सॉलिड्स में जो शेप है वो फिक्स्ड होती है और साथ ही उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. सॉलिड्स को जो स्पेस प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ उसे ही ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि उनकी जो अपनी बल्कि जो उनका अपना वॉल्यूम है वो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. अगर आप उन्हें ज़्यादा स्पेस भी दे देंगे तो वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे. लाइक अगर आप बात करते हैं गैसेस की तो उन्हें जो भी अवेलेबल स्पेस होती है वो उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं. सॉलिड्स ऐसे नहीं हैं. सॉलिड्स की एक खास शेप है वो उसी शेप में रहते हैं, खास वॉल्यूम है वो उसी वॉल्यूम में रहते हैं. सॉलिड्स को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो आप सॉलिड्स की दो क्लासेस बना सकते हैं. एक क्लास को आप कह देंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. आज ना बेसिकली काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है तो इसमें हम जो है ना डिस्कशन ज़्यादा करेंगे मुझे लगता है, और इसमें एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अलावा दूसरे टाइप के सॉलिड्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स. एमॉर्फस भी इन्हें पढ़ते हैं. मैं थोड़ा सा एमॉर्फस इसलिए कह देता हूं क्योंकि ए का मतलब विदाउट और मॉर्फ का मतलब शेप, तो विदाउट शेप वाला मीनिंग जो है वो यहाँ से आ जाता है. वैसे एमॉर्फस वर्ड है. अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर जैसा कि नाम से जाहिर है इनमें रेगुलर 3D अरेंजमेंट जो है वो पाई जाएगी. और 3D अरेंजमेंट जो है वो हो सकती है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं पाई जाती. उसमें एटम्स जो हैं वो रैंडमली लगे हो सकते हैं. अलबत्ता एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर स्मॉल पोर्शंस हो सकते हैं ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट. अगर एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर उन स्मॉल पोर्शंस की बात की जाए जो कि रेगुलर अरेंजमेंट वाले होते हैं तो उन स्मॉल पोर्शंस को आप नाम दे देते हैं क्रिस्टलाइट्स. सही है जी, उन्हें आप नाम दे देते हैं क्रिस्टलाइट्स. क्रिस्टलाइट्स क्या हैं कि वो टोटली क्रिस्टल तो जो है वो नहीं है क्रिस्टलाइन, लेकिन क्रिस्टलाइट्स जो हैं वो स्मॉल रेगुलरली अरेंज्ड पोर्शंस आप इन्हें कह सकते हैं. तो स्मॉल रेगुलरली अरेंज्ड पोर्शंस जो हैं किसी अदरवाइज एमॉर्फस सॉलिड के, उन्हें आप क्रिस्टलाइट कह देते हैं. यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर हेडिंग जो आ रही है उसमें फर्दर मुख्तलिफ सॉलिड्स को डिस्कस करना है, तो हमने सॉलिड्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. तो एक एक करके हम हर एक पर बात करेंगे और उसके हवाले से जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे देखेंगे. तो सॉलिड्स के अंदर और पर्टिकुलरली वी आर डीलिंग विद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सम ज्योमेट्रिकल शेप. ज्योमेट्रिकल शेप लाइक क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकती है, मोनोक्लिनिक हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, ट्राइगोनल हो सकती है, ट्राइक्लिनिक हो सकती है. जो भी हैं एक रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इनकी हमेशा पाई जाएगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर. मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं. आप इसके लिए वर्ड फिक्स्ड भी लिख सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये शार्प होते हैं. शार्प का मतलब अगर 801 है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट तो फिर वो 802 नहीं होगा और 800 भी नहीं होगा. और यही बात जो है वो याद रखना है आपने कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. हर स्पीशी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है और अगर आप उसे आइडेंटिफाई करना चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है. क्लीवेज प्लेन्स की बात की जाए तो अगर आपके पास एक क्रिस्टल है और आप उसे कट करते हैं तो वो ना एक खास एंगल पर टूटती है हमेशा. सही है जी, वो हमेशा क्लीवेज जो है वो खास एंगल पर होती है. आप कितना भी उस पर जोर लगाएं, प्रेशर लगाएं, उसने जो है किसी भी रैंडम पॉइंट से नहीं टूटना. वो एक डेफिनेट पॉइंट से ही ब्रेक होती है जहां से उसको स्टेबिलिटी मिलती है. तो क्लीवेज प्लेन्स क्या हैं? आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लेन्स along which crystal breaks. तो क्रिस्टल जो है ना हमेशा कुछ खास एंगल्स पर ही टूटती है और उन प्लेन्स को आप क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही हो उसे आप कह देते हैं कि वो क्या है, वो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है. तो याद रख लें क्लीवेज जो है वो भी एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है.
एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी पर फर्दर अभी हम बात कर लेते हैं। एनआइसोट्रॉपी ही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। एनआइसोट्रॉपी ये होती है कि जो किसी भी क्रिस्टल की कोई प्रॉपर्टी है वो वेरिएशन शो करती है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। वेरिएशन इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अच्छा, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। बड़ी ही मशहूर मिसाल हम यहाँ पर ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी की दे सकते हैं। ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी जो है वो अलोंग द लेयर्स, जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होती है। लाइक अगर मैं ग्रेफाइट की लेयर्स को यहाँ पर ड्रा करता हूँ इस तरह, तो ग्रेफाइट की लेयर्स के अंदर ना यहाँ पर पैरेलल टू द लेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि परपेंडिकुलर टू द लेयर इन दिस डायरेक्शन देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो कंडक्टर नहीं है, तो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर्स। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी, ग्रेफाइट की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है फॉर ग्रेफाइट। इसी तरीके से कुछ और मटेरियल्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी हो सकती है। कैसी प्रॉपर्टी वो हो सकती है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ मटेरियल्स का वो एक एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होता है। एंड सेम इज द केस विद कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये कुछ ऐसी मिसालें हैं ऐसी प्रॉपर्टीज की जो कि एनआइसोट्रॉपिक होती हैं। एनआइसोट्रॉपी का आइडिया मैंने दे दिया कि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज की वेरिएशन आती है। कहीं पर ज्यादा इफेक्टिव असर होता है, कहीं पर इतना इफेक्टिव असर नहीं होता। तो इस वेरिएशन को आप एनआइसोट्रॉपी कहते हैं, इस फिनोमेनन को आप एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। अच्छा, सिमेट्री जो है ना उसे आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिमेट्री है इट इज द रेपिटिशन, it is the repetition of faces, edges and angles in a crystal upon 360 degree rotation। अच्छा, जब आप एक क्रिस्टल को रोटेट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल एक क्यूब है आपके पास, तो क्यूब को जब आप रोटेट करेंगे, मैं एक क्यूब बना लेता हूं और ये क्यूब है फॉर एग्जांपल आपके पास, और इस क्यूब को आप रोटेट करते हैं लाइक दिस वन, इस तरह कर लेते हैं। और जब आप इसे रोटेट करेंगे यू मूव इट लाइक दिस। यहाँ पर हम कह देते हैं कि इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल सा मैं एक एक्स, इस तरीके से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाल देता हूं। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इर्द गिर्द आप इसे रोटेट करते हैं। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो व्हेनेवर यू रोटेट इट एट सम पर्टिकुलर एंगल लाइक 90 डिग्रीज पर आप इसे रोटेट करते हैं, तो जो फेस आपकी तरफ है वो फिर से उसी तरह की फेस आपकी तरफ आ जाएगी, यानी कि फेस जो है रिपीट होगा। इसी तरीके से एजेस भी रिपीट हो सकती हैं, एंगल्स भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जब आप इसे 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो इसकी अंदर रेपिटेशन ऑफ फेसेस पाई जा रही है, एजेस पाई जा रही है, एंगल्स पाई जा रही है, यानी कि इसमें सिमेट्री जो है वो पाई जा रही है। वो ऑपरेशन, वो अमल, वो टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं आप एक क्रिस्टल पर, जिससे उसमें सिमेट्री जो है वो डेवलप होती है। आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री नोट करते हैं, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नोट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नोट करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर आपने फंक्शन परफॉर्म किया है उसे आप सिमेट्री ऑपरेशन भी कहते हैं। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल है कि आदत को कहते हैं डेफिनेटली हैबिट होती है कि एक क्रिस्टल यूजुअली जब आप उसे क्रिस्टलाइज करें इन ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस तो वो क्या शक्ल में डेवलप करती है, हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, किस फॉर्म में जाती है उसे आप कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो आप इस तरह इसे डिफाइन कर सकते हैं कि शेप इन विच ए क्रिस्टल ग्रोज यूजुअली। तो जो भी शेप उसकी है उसे आप हैबिट ऑफ क्रिस्टल कह देंगे, जिसमें वो यूजुअली जाती है। लाइक शुगर जो है वो आपको क्यूबिक फॉर्म में मिलती है और सॉल्ट भी आपको क्यूबिक फॉर्म में मिलता है। और याद रखना है कि इम्प्योरिटी जो है अगर आप डाल देंगे तो इम्प्योरिटी चेंजेस हैबिट। इसमें आप मिसाल दे सकते हैं कि NaCl जो है अगर आप यूरिया ऐड कर दें, यूरिया इन NaCl, तो NaCl जो है जो कि आमतौर पर क्यूबिक फॉर्म में होता है वो चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ नीडल्स।
तो वो नीडल लाइक हो जाता है, यानी कि उसकी जो भी थी आप कह सकते हैं हैबिट, वो चेंज हो चुकी है। इससे आगे चलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा फील ऐसी आती है कि ये चीज़ है ज़्यादा टेक्निकली इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। लेकिन पहले मैं बता दूं, अभी तक जो हमने बात की है ये एक आइडिया अच्छा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इस्तेमाल हो सकता है। क्लीवेज प्लेन्स किस टाइप की प्रॉपर्टी है, हमने जिक्र किया कि वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। एनआइसोट्रॉपिक के अंदर आपको मिसालें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, तो 3 ऐसी होंगी जो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होंगी, एक कोई और दे देगा। अदर वे भी राउंड भी आ सकता है, यानी कि विच ऑफ दीज इज एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, तो कोई एक इनमें से चुनकर, 4 मैंने ये लिख दी, एक मैंने क्लीवेज प्लेन लिख दी, ये सारी की सारी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी हैं, तो इनमें से कोई होगा तो आप उसे टिक कर देंगे। ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्री जो है उसके अंदर क्या होता है, आप कहेंगे कि सिमेट्री के अंदर फेसेस, एंगल्स और एजेस जो हैं वो रिपीट होते हैं। सिमेट्री की टाइप, सिमेट्री ऑपरेशंस मैंने बताए आप मुख्तलिफ परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने नाम लिया है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इसी तरीके से हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से एज सच रिकॉलिंग बेस्ड 70% क्वेश्चन हमारे रिकॉलिंग बेस्ड हैं, तो ये वाले टाइप का सवाल आ सकता है। NaCl पर क्या असर पड़ रहा है, यूरिया इंप्योरिटी का हैबिट ऑफ क्रिस्टल किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज के चेंज होने से चेंज होती है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इंप्योरिटीज से वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अब आगे चल रहे हैं, बात हो रही है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म आप इस तरह कहेंगे कि सेम शेप, डेफिनेटली इसका मतलब बन रहा है सेम शेप। तो आइसोमॉर्फिज्म में डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट कंपाउंड्स विद, 2 रास्ते हम यहां कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सिमिलर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा, कंपाउंड 2 हैं लेकिन उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं और सिमिलर वे ऑफ कॉम्बिनेशन है उनका, तो इसकी वजह से उनके अंदर नजर आती है हमें सेम शेप। लेकिन क्योंकि वो कंपाउंड अलग अलग हैं, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो ये आपने याद रख लेना है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए सेम नंबर ऑफ एटम्स होना जरूरी है, उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन एक जैसा होना जरूरी है। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म के लिए याद रखना है कि आइसोमॉर्फिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ एटम्स। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है इट इज इंडिपेंडेंट। मेंशन कर लेते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म इट इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। तो टाइप्स पर नहीं डिपेंड करना इसने, टाइप्स ऑफ एटम्स कैसे भी हों, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम सेम है, उनकी अरेंजमेंट सेम है, तो फिर आप कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है जनाब। आइसोमॉर्फिज्म में हम मिसाल कोट कर सकते हैं सिल्वर सल्फेट और सोडियम सल्फेट की। सिल्वर सल्फेट को अगर आप देखें Ag2SO4 और इसी तरीके से आप सोडियम सल्फेट को देखें Na2SO4, तो ये दोनों के दोनों, इनके अंदर जो रेशियो ऑफ एटम्स आपको नजर आ रही है वो है 2:1:4, इसी तरीके से 2:1:4। आप जानते हैं कि सोडियम के मुकाबले में सिल्वर साइज में जो है डिफरेंट होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर नेचर ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि टाइप्स ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो कॉम्बिनेशंस हैं और नंबर ऑफ एटम्स हैं उस पर चीज डिपेंड कर रही है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये हेक्सागोनल फॉर्म के होते हैं। मजीद डिफरेंट एग्जांपल्स आप अपने जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उससे देख सकते हैं। एक मिसाल यहाँ पर ये आइडिया क्लियर करने के लिए हमने लाजमी लिख दी। आइसोमॉर्फिज्म के मुकाबले में पॉलीमॉर्फिज्म में भी अगेन होता तो यही है कि कंपाउंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में सेम कंपाउंड होता है, एक ही कंपाउंड होता है और वो शो करता है डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, इसमें हम मिसाल जो है वो कोट कर सकते हैं, ले से आपके पास है NaCl, तो NaCl जो है ना ये या तो क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है या फिर ये हो सकता है ऑक्टा
हेड्रल फॉर्म के अंदर। तो ये एक मिसाल आ गई। अब क्योंकि कंपाउंड सेम है तो कंपाउंड सेम होने से एक बात तो पक्की हो गई कि कंपाउंड के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो यहाँ सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगी क्योंकि वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर भी डिपेंड कर रही होती हैं। तो जब डिफरेंट अरेंजमेंट होगी तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कंपाउंड सेम है तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी। जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म में सेम कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से एलोट्रॉपी के अंदर देखा यह गया है कि एक ही एलिमेंट जो है ना, आप इस तरह कह सकते हैं सेम एलिमेंट वो एग्जिस्ट करेगा इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहां पर सेम ही एलिमेंट होगा, वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल सबसे मशहूर मिसाल यहां पर जो हमारे जहन में आती है वो है कार्बन। कार्बन हो सकता है ग्रेफाइट और कार्बन ही डायमंड भी हो सकता है। तो ये, और इसके अलावा सल्फर है, सल्फर अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, टिन ग्रे हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो मुख्तलिफ मिसालें यहाँ पर दी जा सकती हैं। आपको यहाँ पर आइडिया जो है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज जो है वो एलोट्रॉपी शो करती है। समवट जो एक दो मिसालें हमने कोट की हैं वो तो लाजमी पता होनी चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में हमेशा इस टाइप का सवाल की बड़ी एक अहमियत रहती है कि कौन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और कौन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो एलोट्रॉपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। आइसोमॉर्फिज्म अगेन जो है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। आइसोमॉर्फिज्म जो शो करते हैं उनके जो फार्मूलाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करते हैं उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन पर भी आपने नजर रखनी है। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में एक स्पीशी जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में है, एलोट्रॉपी में एक स्पीशी एक से ज्यादा फॉर्म में है, तो कभी ना कभी डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक फॉर्म ए जो है वो एक दूसरी फॉर्म बी में चेंज हो रही होगी, एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरी में, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी में। तो जिस टेम्परेचर पर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक फॉर्म और दूसरी फॉर्म, उसे आप कह देते हैं कि ये जनाब आली ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस को एग्जिस्ट। सही है जनाब। तो सल्फर के लिए टेम्परेचर 95.5 है, टिन के लिए 13.2 है। इसलिए नहीं लगे, आप जो है इसे डेफिनेटली किताब से देख लेंगे। हल्का सा आइडिया, मैं अगेन ये कह रहा हूं कि हमें जो ना रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चंस में हालांकि पास में कुछ 2-3 वैल्यूज आई हैं, लेकिन वो वैल्यूज हमारा इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। हमें जो है वो आइडिया इनकी डेफिनेशन से थोड़ा सा ऐसा डाउट लगता है कि वो हिस्सा हमारे लिए जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये सारा हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा, इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक होता है क्रिस्टल लैटिस। वो क्या होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टल लैटिस पाया जाएगा। क्रिस्टल लैटिस जो है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास एक एरे ऑफ पॉइंट्स होता है, और ये पॉइंट्स जो हैं ये क्या हो सकते हैं? ये एटम्स हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं किसी आयनिक कंपाउंड के लिए, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में। सही है जनाब। और वो लगे होते हैं, ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये लगे होते हैं किसी रेगुलर पैटर्न में। ये लगे होते हैं रेगुलर पैटर्न के अंदर, और वो बना देते हैं क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जब मैंने कहा कि इनमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो मैंने यहां पर नेगेट भी कर दिया है कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, एरे ऑफ पॉइंट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो लगे होते हैं, वो नहीं हो सकते, एरे ऑफ पॉइंट्स नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर वो न्यूक्लियस वगैरह या इस तरह की चीजें नहीं हो सकते। वो सिर्फ और सिर्फ या तो एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, पूरे के पूरे जो के जो है ना क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसी पॉइंट पर लगे होंगे, और उनसे मिलकर पूरी की पूरी क्रिस्टल जो है वो बनी होगी। इस क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे आप नाम दे देते हैं यूनिट सेल का, और यूनिट सेल को आप डिस्क्राइब करते हैं बाय 3 लेंथ्स जिन्हें ए, बी और सी कहते हैं, एंड 3 एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा। ये जो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हैं, 3 लेंथ्स हैं, 3 एक्सिस हैं, इन सब को अगर मिला लिया जाए तो इन सब का जो सम है उनको आप नाम देते हैं कि ये 6 के 6 हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स।
अगर आपको यूनिट सेल के क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के बारे में पता है, आपको पता है कि एक क्रिस्टल लैटिस के एक यूनिट सेल में ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा की क्या वैल्यू हैं, तो आपको उस क्रिस्टल लैटिस की सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, इससे मिलते जुलते अल्फाज में सवाल पूछा जा सकता है कि टू कंप्लीटली डिस्क्राइब ए यूनिट सेल you need how many crystallographic elements, आप कहेंगे 6 crystallographic elements to describe the crystal lattice as a whole. How many crystallographic elements are needed? तो अगेन ये भी 6 ही होंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल को जो डिस्क्राइब कर सकते हैं वही क्रिस्टल लैटिस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूनिट सेल आपको पता है तो आपको कंप्लीट क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको पता ही होगी। तो ये सारा ओवरव्यू जो मैंने अभी आपके सामने रखा, इसके बाद अब हम जा रहे हैं क्रिस्टल्स जो हैं आयोनिक टाइप की और जो मॉलिक्यूलर टाइप की हैं उनकी डिटेल्स देखने की तरफ। पीएमसी सिलेबस की गाइडलाइन के एन मुताबिक हमें 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, 2 तरह के सॉलिड्स पर बात करनी है। एक है आयोनिक सॉलिड्स और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज दैट दीज कंपाउंड्स शो। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं जिसके तहत हम इन सॉलिड्स को कंसिडर करेंगे और उन्हें कंपेयर भी कर लेंगे साथ ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो हम पहली प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं वो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि आयनिक सॉलिड्स किन पार्टिकल्स से मिलकर जो है वो उनकी क्रिस्टल लैटिस बनी होती है। डेफिनेटली आयनिक सॉलिड्स पर जो सारे के सारे पार्टिकल्स मिलकर बना रहे हैं क्रिस्टल, वो आयंस हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। इसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोट करता हूं कि आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्म में, या वाटर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्म में है, या S8 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्म में है, या P4 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्म में है, या कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्म में है, या इसी तरीके से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या कोई और मिसाल है जो मॉलिक्यूलर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें जो क्रिस्टल लैटिस होगी ना, उसका जो हर एक पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लें कि उसमें जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसका हर पॉइंट, उस पर एक आयोडीन मॉलिक्यूल होगा, या एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, या सल्फर का मॉलिक्यूल होगा, या फास्फोरस का मॉलिक्यूल होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा। एटम नहीं होंगे उसमें, सही है जी। और अगर आयनिक सॉलिड की क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें हर क्रिस्टल लैटिस का जो पॉइंट है उस पर एक आयन होगा। पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, लेकिन आयन लाजमी होगा। अगर हार्डनेस की बात की जाए तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं दे आर वेरी हार्ड, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो इस वजह से वो काफी हार्ड होते हैं। इसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं दे आर सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, तो ये इतने हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं और इन्हें दबाया भी आसानी से जा सकता है। आगे चलकर अगर बात करें वोलेटिलिटी की, तो आयनिक सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इनमें नेग्लिजिबल वोलेटिलिटी है। ये पड़े पड़े ना बुखारात नहीं बनाते, वेपर्स बनाकर उड़ते नहीं है, क्योंकि इनमें फोर्सेस जो हैं बड़ी ज्यादा हैं। इसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं दे आर वेरी वोलाटाइल, और पर्टिकुलरली इनमें जो नॉन पोलर स्पीशीज होंगी, लाइक आयोडीन आप जानते हैं कि वो सबलाइम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी से उड़ सकती है, ड्राई आइस की फॉर्म में होती है ये, तो इनमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी के लिए 2 पैरामीटर्स हम देख सकते हैं। कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं कि एक सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी है और एक हो सकती है मोल्टन फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में। जहां तक बात हो रही है आयनिक सॉलिड्स की, तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर देखा यह जा रहा है कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में हैं तो फिर तो उनके आयंस नॉट फ्री टू मूव, तो फिर वो कंडक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक्वस फॉर्म में हैं या फिर वो लिक्विड फॉर्म में हैं तो इन हालतों में उनके आयंस फ्री होंगे एंड दे विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके मुकाबले में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो यूजुअली दे आर नॉन कंडक्टर्स। ब्रिटलनेस की बात की जाए तो ब्रिटलनेस को समझने के लिए आप इस तरह कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जब लेयर्स की फॉर्म में लगे होते हैं आयोनिक सॉलिड्स में, तो उनमें होता यह है कि जब आप उस पर स्ट्रेस लगाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जब आप उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से स्ट्रेस लगा दिया आपने, तो लाइक जो आयंस है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर क्रिस्टल में आ जाती है स्ट्रेन और वो शैटर कर जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो ब्रिटल हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इस तरह का स्ट्रेन नहीं होता, तो इतनी जल्दी ब्रिटल जो है वो ऐसा हर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड वो ब्रिटल नहीं होता। डेंसिटी की बात की जाए तो आयनिक सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो दे आर डेंस, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसमें जो पोलर वाले होंगे वो डेंस होंगे, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो उनकी डेंसिटी, जो नॉन पोलर है उनकी डेंसिटी कम होगी। तो हम यहाँ पे ओवरऑल ना लेस डेंस वर्ड लिख लेते हैं इन कंपैरिजन टू आयोनिक सॉलिड्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली आयोनिक सॉलिड्स के हाई होंगे, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगेन 2 टाइप्स हैं, एक वो जो पोलर होते हैं, एक वो जो नॉन पोलर होते हैं।
तो पोलर और नॉन पोलर में से पोलर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिलेटिवली हाई होंगे, जबकि नॉन पोलर के रिलेटिवली लो होंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके लिए आपको हर एक की बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसके हवाले से अभी कुछ सवाल भी लिख दूंगा तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम आगे चल रहे हैं आयोनिक सॉलिड्स के हवाले से ना एक नया टॉपिक जो है जो लास्ट टाइम ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, यानी कि 2020 में ऐड हुआ था, वो ये था कि आयोनिक सॉलिड्स की जो शेप है उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये एक नया टॉपिक है, यानी कि 2019 तक जो है ये टॉपिक नहीं था अवेलेबल, 2020 में आया है और अब 2021 में इसकी मजीद डिटेल आ गई है। मतलब इसको हम ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं। फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं, नंबर 1 फैक्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो शेप पर असर डालती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैटाइंस और एनाइंस को इकट्ठी जोड़ कर रखती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगी तो फिर जो है वो आयनिक सॉलिड्स में मजबूत फोर्सेस की वजह से वो इकट्ठा पैक होंगे, ज्यादा पैक होंगे, क्लोज पैक होंगे, ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज जो है वो जो असर डालती है यहाँ पर वो है पुअर कंडक्टिविटी। तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि पैकिंग इन आयोनिक सॉलिड्स स्ट्रांग होती है, ions are not free to move about here and there in the crystal lattice crystal structure, तो इसकी वजह से उनकी शेप इंटैक्ट रहती है और वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तीसरी बात जो यहाँ पर है, जो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन इन ए सेंस आप कह सकते हैं, वो ये है कि आयोनिक सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है एक जो शेप पर उनके असर डालती है चीज, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग मैं फिर कहूंगा, वो है इनकी रेडियस रेशो। रेडियस रेशो जो है ना, ये क्या होती है इसका पहले आइडिया जो है वो ले लें। रेडियस रेशो जो है इसको मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल इस तरह, रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो का मतलब जो है वो क्या है, इट इज द रेशो, ये कंपैरिजन है बटे में, यानी कि रिलेशन आप निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। अच्छा, अब देखा ये गया है कि कुदरती तौर पर देयर एग्जिस्ट्स ए सिमेट्री, कि एक पर्टिकुलर रेडियस रेशो रखने वाले जो कंपाउंड हैं, आयोनिक कंपाउंड, उनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिख लेता हूँ कि रेडियस रेशो जो है, रेडियस रेशो को मैं RR मेंशन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, तो देखा यह गया है कि डिफरेंट रेडियस रेशोज डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को जन्म देती हैं। आपके सामने मैंने कुछ रेडियस रेशोज लिखी हैं और उनसे रिलेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। आप ये इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं, ये आपके काम भी आ जाएगी। इससे हम रेफरेंस के तौर पर कुछ बातें डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, अगर रेडियस रेशो जो है कैटाइन और एनाइन की वो काफी कम हो, 0.15 से 0.22, तो फिर वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ट्राइंगुलर है, ज्यादा कॉमन नहीं है, हमने इसके बारे में इतना नाम नहीं पढ़ा और ये वैल्यू अक्सर आती भी नहीं है कॉमन लिटरेचर में। जो ज्यादा कॉमन वैल्यूज हैं वो नीचे वाली हैं। रेडियस रेशो 0.22 से, यानी कि कैटाइन को एनाइन के साइज से डिवाइड करें तो फिर अगर इस रेंज में जवाब आ रहा है तो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। और कॉमन लाइक सोडियम क्लोराइड की वैल्यू इस रेंज में होती है 0.414 से 0.732, तो वो ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक शेप देगा। और अगर 0.732 से आगे वैल्यू आ रही है तो फिर वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर देगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में ना आप एक मशहूर मिसाल जो है वो ले सकते हैं, लाइक आपके पास सीजियम क्लोराइड है। सीजियम क्लोराइड जो ना वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है। अच्छा, तो ये मिसाल यहाँ पर आ गई। तो ये रेडियस रेशोज आर गाइडलाइंस टू डिटरमिन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। और यही बात जो है हम यहाँ कर रहे हैं कि आयोनिक सॉलिड से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगती है और उस पर हमने मजीद कहा कि उसके लिए ना रेडियस रेशोज जो हैं वो बड़ा काम अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है आयोनिक कंपाउंड से ही रिलेटेड, वो लैटिस एनर्जी का है, उसको भी साथ साथ देख लें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है, मैं सोडियम क्लोराइड की ही मिसाल ले लेता हूँ। सोडियम क्लोराइड को आप हीट करते हैं और इससे आयंस जो है ना वो स्प्लिट हो जाते हैं, गैशियस आयंस आप इनसे हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी आपको देनी पड़ी है, यानी कि फ्रॉम आयनिक सॉलिड टू गैशियस आयंस, इसे लैटिस एनर्जी कहेंगे। और अगर आप गैशियस आयंस से आयनिक सॉलिड दोबारा बनाएंगे तो सेम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसे भी लैटिस एनर्जी कहेंगे। लैटिस एनर्जी जो है ना वो डिपेंड करती है, लाजमी याद रखना है कि वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पर, यानी कि कैटाइन और एनाइन का जो चार्ज है और उनके दरमियान में जो रेडियस है वो जस्ट लाइक कूलम्स लॉ ये काम करता है। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी और अगर रेडियस ज्यादा हो जाएंगे तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी।
ये बात आपने याद रख लेनी है। लैटिस एनर्जी के बारे में कोई आइडिया जो ना वो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि केमिकल बॉन्डिंग में भी अहम हो सकता है। अच्छा, फिलहाल हमने यहाँ पर कुछ सैंपल क्वेश्चन बनाए हैं और उन क्वेश्चंस का ताल्लुक जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी पढ़ी है, पिछली जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आती। जहां जो एमसीक्यू बनता था उसके हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उनसे हम जो आइडियाज अभी पढ़े हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमें यह पूछा जा रहा है कि which of these when solid has polar constituent particles। तो सवाल ये है कि ये चार आपके पास स्पीशीज हैं, आयोडीन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर इनमें से सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में हो तो कौन सा ऐसा सॉलिड होगा जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर होंगे। आप जानते हैं कि आयोडीन नॉन पोलर है, फास्फोरस नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो नो डाउट पोलर है, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ वाटर ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें पोलैरिटी पाई जाती है। तो यहाँ से बताने का मकसद ये है कि आपको पोलर सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नॉन पोलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। एक और सवाल यहाँ पर बिल्कुल अच्छा, और ये रिलेट कर रहा है रेडियस रेशो से। एन आयोनिक कंपाउंड शोज रेडियस रेशो of 0.69. Its structure is, एक आयनिक कंपाउंड है, उसकी रेडियस रेशो 0.69 है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस रेशो जो रेंज हमें दी गई है वो तकरीबन ये वाली बन रही है। 0.69 इस रेंज में कहीं पर आएगा तो फिर उसकी जो शेप है वो हो जाएगी क्यूबिक। ठीक है जनाब। इसी सिलसिले में आगे एक और सवाल है लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, और उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। इस तरह के सवाल के लिए देख लें कि होता यह है कि आपके पास मौजूद हैं, लिथियम है सब में, यानी कि कैटाइन सब में सेम है, कैटाइन सेम है, यानी कि एक चार्ज जो है वो सेम हो गया। लैटिस एनर्जी अब डिपेंड कर रही है दूसरे चार्ज पर। दूसरा चार्ज देखें, फ्लोराइड एक ही होता है, क्लोराइड पर भी एक ही है, ब्रोमाइड भी एक ही, आयोडाइड भी एक है, यानी कि चार्ज दोनों पर सेम है। कैटाइन और एनाइन पर चार्ज सेम है तो लैटिस एनर्जी का चार्ज पर डिपेंडेंस खत्म हो गई, फिर वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है। कैटाइन का रेडियस देखें, कैटाइन सब जगह लिथियम है तो वो तो एक जैसा है, तो कैटाइन का रेडियस भी असर नहीं डालेगा। तो फिर रेडियस किसका असर डालेगा, एनाइन का, और वो कैसे, इनवर्स रिलेशन है। एनाइन का रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा एनाइन है आयोडाइड, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। दूसरे नंबर पे ब्रोमाइड आएगा, तीसरे पे क्लोराइड। तो सबसे छोटा साइज है फ्लोराइड का, और फ्लोराइड अकेला, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर स्पीशीज हैं तो फ्लोराइड अकेला साइज पर असर डाल रहा है, लैटिस एनर्जी पर असर डाल रहा है, उसका रेडियस सबसे कम है, तो उससे हासिल होने वाले कंपाउंड की लैटिस एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये आइडिया भी हमने क्लियर कर लिया। इसके अलावा और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रह गई है जिस पर हमने बात ना की हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक इंफॉर्मेशन जनरली बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए कीमती तो नहीं है, लेकिन अगर अंदाजा हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है कि एक आयोनिक कंपाउंड में एक आयन जो होता है उसके इर्द गिर्द काउंटर आयन जो है वो मौजूद होते हैं, और एक आयन के गिर्द कितने काउंटर आयन है इसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। सही है जी, इसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, अगर बात हो रही है क्यूबिक सिस्टम की, तो लाइक NaCl की बात हो रही है तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। इसके मुकाबले में अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं लाइक सीजियम क्लोराइड की, तो वहां पर फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 हो जाता है। बाकी हमारी सारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट है। बाकी बातें इंशाल्लाह टेस्ट की डिस्कशन के साथ आपको बताएंगे, और कोई सवाल आपके हैं तो लाजमी ग्रुप में आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।